हेलो एवरीवन। एनसीए कनाडा के लिए आप अगर तैयारी कर रहे हो तो सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक रहते हैं इनका कॉन्स्टिट्यूशन रहता है। जैसे आप इंडियन लॉ पढ़ते हो तो सबसे पहले आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। ठीक है। उसी तरह जब एनसीए आपने एनसीए की तैयारी करनी है तो जो कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन है उसे बहुत इम्पोर्टेंट तरीके से आपने पढ़ना, मतलब उसको बड़े तरीके से पढ़ना है ताकि जो सारे लॉ हैं इससे रिलेटेड, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हो गया, क्रिमिनल लॉ हो गया, इनका फाउंडेशन हो गया, ये वाले समझने के लिए हमें कनाडा की हिस्ट्री ज़रूर पता होनी चाहिए, ताकि हम दूसरों से बेटर तरीके से इसके कॉन्स्टिट्यूशन को और इनके लॉ को एक ब्रॉड तरीके से समझ सकते हैं। तो आज एनसीए की ये पहली क्लास है, तो मैं आपको थोड़ी सी कनाडा की हिस्ट्री बताना चाहता हूँ ताकि आपको ये पता चले कि कनाडा जो आज बना है किस तरह से बना है, क्या इसकी हिस्ट्री रही है। ये इसी पर्पज़ के लिए कि ताकि आप अगर इनका कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो या इनके कोर्ट्स का प्रोसीजर पढ़ रहे हो, किस तरह की कोर्ट है, इनमें क्रिमिनल लॉ किस तरह से एप्लीकेबल होगा, उससे रिलेटेड आपको थोड़ा गेस हो जाएगा कि लॉ किस तरह से आया कनाडा में और कनाडा की टेरिटरी किस तरह से बढ़ी। ठीक है। तो इसकी हिस्ट्री बिल्कुल वैसी है जैसे अमेरिका की है। अमेरिका की हिस्ट्री के लिए आप देखोगे कोलंबस कोलंबस जो स्पेन से आया था। ठीक है। 1498 में उसने अमेरिका को ढूंढ लिया, ढूंढने निकला था इंडिया को, लेकिन उसने अमेरिका को ढूंढ लिया। और क्योंकि वो इंडिया को ढूंढने निकला था तो उसने सोचा था कि ये अमेरिका इंडिया ही है। ठीक है। तो यहाँ पे लाल चमड़ी वाले लोग यहाँ पे पाए गए अमेरिका में, और उन्होंने इसका नाम, कोलंबस ने इनका नाम रेड इंडियन बोला। ठीक है जी। तो ये तो हो गया कोलंबस से रिलेटेड। लेकिन कनाडा में अगर आप देखोगे तो इससे कई साल पहले, 400 साल पहले, करीब करीब 1000 एडी से लेके 1100 एडी के बीच ये समा बताता है कि सबसे पहले द वाइकिंग्स, जो एक ब्रिटिशर्स थे, एक ग्रुप था ब्रिटिशर्स का, गोरों का, जिनका एक जो कह लीजिए उस जहाज का सबसे बड़ा ऑफिसर या इस पूरे जो ये जहाज का जो मुखिया या जो भी इसको मानोगे, तो उसका नाम था मिस्टर लीफ अरिक्सन। वो जहाज के आइसलैंड से ये आए थे और ये सीधा इन जो कनाडा में इन्होंने अपनी प्रेजेंस शो की। तो जब ये यहाँ पे आए थे तो सबसे पहले ये एक जो आप देखोगे कनाडा का, अगर ये पार्ट है, मान लीजिए, मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए ये कनाडा का पार्ट है, तो कनाडा का ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, नोवा स्कॉशिया, न्यू ब्रंसविक, यहाँ से कनाडा की आप ओरिजिन मान सकते हो। कनाडा बेसिकली इसी इसी पार्ट को बोला जाता था, ओंटारियो, क्यूबेक, न्यू ब्रंसविक, नोवा स्कॉशिया, प्रिंस एडवर्ड, ये वाले पार्ट को ही कनाडा बोला गया। कब बोला गया? 1867 में। इससे पहले तो ये छोटे छोटे प्रांत थे जो ब्रिटिशर्स, कभी फ्रांस कभी स्पेन, इनका इसके ऊपर कब्जा था। तो समय समय पर जो आते रहे, कब्जा करते रहे, ये उनकी टेरिटरी बनती रही। अब उसके साथ जब फ्रेंच आए तो फ्रेंच ने इसका नाम रखा न्यू फ्रेंच। तो फ्रेंच की आउट ऑफ फ्रांस अगर कॉलोनी होगी तो वो न्यू फ्रांस, ब्रिटिशर्स की होगी तो वो न्यू ब्रिटिशर, इस तरह से वो कॉलोनी अपनी स्थापित करते रहे। अब देखिए, सबसे पहले आप अगर देखोगे, ये मान लीजिए कनाडा है। कनाडा का ये वाला पार्ट जो ईस्ट वाला पार्ट है, ईस्ट वाला पार्ट, द वाइकिंग्स एक ग्रुप आता है कहाँ से? आइसलैंड से। आइसलैंड पार्ट ऑफ ब्रिटिश, ये आते हैं और आके सबसे पहले लेब्राडोर एक आइलैंड के ऊपर आते हैं। तो सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने लेब्राडोर को ढूंढा था, मतलब आउट ऑफ वर्ल्ड, मतलब यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं इससे पहले यहाँ पे सारे, ये क्या है? ये बेसिकली यहाँ के ओरिजिन वाले हैं।
अब बाहर का जब पहली बार जब बंदा आया वो वाइकिंग्स थे, वो लेब्राडोर में आए। लेब्राडोर में आके उन्होंने यहाँ पे अपना सत्ता जमाने की कोशिश की, यहाँ पे उसको अपने पास कुछ कुछ चीज़ें यहाँ से लेके गए, कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे छोड़ के गए। अब वाइकिंग्स हो चुके थे। इसके बाद अब देखिए ब्रिटिशर्स बाद में फिर दोबारा आए, ब्रिटिशर्स सेकंड टाइम, और उनमें जॉन कोबर्ट ईस्ट वाले पार्ट पे आए। ईस्ट वाला कौन सा पार्ट? फाउंडलैंड। आपने देखा होगा एक प्रोविंस का नाम है न्यू फाउंडलैंड, न्यू फाउंडलैंड। तो ये कैसे पड़ा? उन्होंने लैंड को फाउंड किया और उसका नाम रख दिया न्यू फाउंडलैंड। तो जॉन कॉबर्ट यहाँ पे आए थे बाय शिप, और 1497 में यहाँ पे आए थे और ये पार्ट ढूंढ लिया। लेब्राडोर बिल्कुल इसके साथ था। तो ये दोनों पार्ट ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले आके देखे। अब देखिए इससे पहले कि अगर आप हिस्ट्री देखोगे कनाडा की, ये कनाडा का पार्ट है। अब कनाडा का ये वाला पार्ट यहाँ पे अलास्का लगता है, अमेरिका का वो पार्ट है। अलास्का के साथ इधर रशिया है। बीच में क्या है? बीच में एक समुंदर पड़ता है, बेरिंग सी। ठीक है। अब बेसिकली ये माना जाता है कि जो ह्यूमन प्राणी है, होम्योसेपियंस जो हैं ह्यूमन प्राणी, ये अफ्रीका से शुरू हुई है। अफ्रीका से लगातार ये माइग्रेट होते रहे। माइग्रेट होने के बाद ये एक पार्ट पे साइबेरिया में आके बसे। तो साइबेरिया में टेम्परेचर -50 से भी कई बार कम हो जाता था, -60, -70। तो वहाँ पे इनका बचना थोड़ा सा टफ हो गया, वहाँ पे क्लाइमेट की वजह से। तो वहाँ से ये निकले, क्योंकि ये आगे रशिया के ऊपर वाले पार्ट पे, रशिया के ऊपर वाले जब पार्ट पे आ गए तो रशिया अटैच होता था अलास्का के साथ इस तरह से। तो बीच में वो समंदर पड़ता था, कौन सा? बेरिंग सी। बेरिंग सी जब पड़ता था तो समुंदर, ये वाला पार्ट समुंदर का था, तो यहाँ पे बर्फ जम गई बहुत ज़्यादा। जब बर्फ जम गई, ये रशियंस यहाँ पे एंटर कर गए, कहाँ के? अलास्का के थ्रू कनाडा अमेरिका में आ गए। जब आ गए तो यही लोग थे जिनको बाद में रेड इंडियन बोला कोलंबस ने। कुछ साउथ अमेरिका में चले गए, कुछ नॉर्थ अमेरिका में रह गए, कुछ कनाडा में बस गए। इस तरह से वो चीज़ें हुई। अब बस तो गए हैं ये सारे जो लोग हैं कनाडा में भी बस गए हैं और नीचे अमेरिका में भी बस गए हैं। ठीक है। बसने के बाद ये वाला पार्ट है, मैंने बताया द वाइकिंग्स सबसे पहले यहाँ पे आए। ठीक है। तो वाइकिंग्स आइसलैंड के थे। उसके बाद जॉन, मैंने बताया, काबोट यहाँ पे आए, 1497 में आए थे, और ये 1000 से लेके 1100 के बीच वाइकिंग्स आए थे। ठीक है। अब लेब्राडोर और न्यू फाउंडलैंड दो चीज़ें इन्होंने ढूंढ ली, जो अंग्रेज सबसे पहले इस वाले पार्ट पे आ गए। अब आगे आने के बाद तो अब एक होड़ मच गई। ये जो आप देखोगे 15th सेंचुरी चल रही है, ये आप देखोगे इसमें ये डिस्कवरी का दौर था। सारे जो जितनी भी कंट्रीज थी, पोर्चुगल्स हो गए, स्पेनिश हो गए, फ्रेंच हो गए, ब्रिटिशर्स हो गए, ये लगातार कोई ना कोई नई कंट्री ढूंढने के लिए बरकरार थे। बेसिकली वो इंडिया और चाइना का सी रूट ढूंढना चाहते थे। अब ढूंढते ढूंढते कोलंबस ने जाना था इंडिया था, क्योंकि वो जितने भी सेलर होते थे वो अफ्रीका का वो रूट बहुत लंबा चौड़ा पड़ जाता था। कैसे? ये मान लीजिए ये यूके का पार्ट है और नीचे अफ्रीका का पार्ट है। तो ये ढूंढते थे और ये लंबा रूट होने की वजह से यहीं से मुड़ के वापस आ जाते थे, और इनको लगता था कि इंडिया नहीं ढूंढ पाएंगे सी रूट इसका। बाद में यूके यहाँ से चला कोलंबस, और उसने कहा कि इधर लंबा रूट है, उसने ये ले लिया ये वाला रूट, यहाँ से उसने अमेरिका को ढूंढ लिया। ठीक है। तो ये पड़ा। इससे पहले आप देखोगे वास्को डी गामा यहाँ से होते हुए इंडिया चले गए और इंडिया को उसने ढूंढ लिया 1492 में उसने इंडिया ढूंढ लिया था। और इधर कोलंबस ने आके 1498 में कोलंबस ने यहाँ पे इसको ढूंढ लिया। अब ढूंढने के बाद देखिए
अब ये वाले आइलैंड पे यूके के ब्रिटिशर्स लोग आ चुके हैं, ठीक है। ब्रिटिशर आ गए हैं तो स्पेन फ्रेंच को भी लगा कि उनको भी वहाँ पे जाना चाहिए। तो ये सारी होड़ मच गई। होड़ मचने की वजह से क्या हुआ कि ये एक दौर आया 1400 ईस्वी का, जो 15वीं ईस्वी का, जब बहुत से फ्रेंच लोग यहाँ पे आना शुरू कर दिया और बाद में इंग्लिश लोग आए, स्पेनिश आए। तो हमारी जो कनाडा की टेरिटरी आप देखोगे, मान लीजिए ये वाली टेरिटरी है, यहाँ पे तो ब्रिटिशर आ गए, यहाँ पे फ्रेंच आ गए और यहाँ पे फिर ब्रिटिशर आ गए। तो फ्रेंच बीच में घिर गए, ऊपर भी ब्रिटिशर, नीचे भी ब्रिटिशर और बीच में फ्रेंच। इसीलिए आप देखोगे क्यूबिक वाला जो एरिया है ये टोटली फ्रेंच यहाँ पे रहते हैं, फ्रेंच पीपल। और ओंटारियो का भी कुछ एरिया यहाँ पे फ्रेंच, टोटली फ्रेंच बोली जाती है। और यहाँ पे न्यू ब्रंसविक वाला जो एरिया है, आप नोवा स्कॉशिया वाला जो एरिया है, वहाँ पे भी देखोगे आप फ्रेंच, बहुत सी ऐसी फ्रेंच जो है पॉपुलेशन पाई जाती है। अब देखिए ये तो सारी चीज़ें हो गई। अब आया दौर 1500 का, 1534 का दौर आया, 34 का दौर आया, ठीक है। इस दौर में क्या हुआ, एक फ्रेंच यहाँ पे आने शुरू हुए 1534 में। 1534 से लेके 1542 तक फ्रेंच ने कनाडा में काफ़ी कॉलोनीज जो है अपनी इस्टेब्लिश करनी शुरू कर दी थी, और जिसमें टोटली जो क्यूबिक वाला जो एरिया था वो अपने कब्जे में ले लिया था, ठीक है। लेने के बाद अब उनकी होड़ और मच गई थी कि इस एरिया को और किस तरह से एक्सपेंड किया जाए, किस तरह से और इसको बढ़ाया जाए। तो उन्होंने बहुत सी अच्छी चीज़ें की, जिससे उन्होंने इस एरिया को बढ़ाने के लिए लगातार वो आगे बढ़ते रहे, ठीक है। अब देखिए कनाडा का ये वाला जो पार्ट है आप देखोगे फ्रेंच के पास है और इंग्लिश पीपल के पास है। तो ये होना तो यही था कि अब दोनों के बीच युद्ध होगा। अब देखिए युद्ध लगातार ये चला है। 1534 में फ्रेंच आए और इधर वाइकिंग्स 1000 और 1498 में ये आने शुरू हो गए। तो ये फ्रेंच से पहले आ गए थे, तो इन्होंने सत्ता ईस्ट वाले पार्ट पे आ गई। ईस्ट से बिल्कुल जो ऊपर वाला पार्ट था वहाँ पे फ्रेंच आ गए। अब जब फ्रेंच आ गए थे तो ये 1534 से लेके 1756 तक टोटली इन्होंने अपनी एस्टेब्लिशमेंट फ्रेंच पीपल ने कर ली थी। फिर दोनों में युद्ध हुआ। इस युद्ध को कहते हैं 7 ईयर वॉर, ठीक है। तो कब से कब तक ये चला, 1756 से लेके 1763 तक चला। चलने के बाद अब सारा जो फ्रेंच है वो हार गए और ब्रिटिशर जो थे वो जीत गए। जीतने के बाद उन्होंने जितनी फ्रेंच कॉलोनीज थी अपने अंदर मिला ली। मिलाने के बाद अब ब्रिटिशर जो है उनकी सत्ता स्थापित हो गई, फ्रेंच आउट हो गए, फ्रेंच आउट, ठीक है। अब फ्रेंच, जब ये सारी चीजें होने के बाद अब ये दौर चल रहा है, आप देखो 1763 का। 1763 में ये वॉर खत्म होगी और एक इन दोनों के बीच एक संधि हुई जिसे बोला गया ट्रीटी ऑफ पेरिस। ट्रीटी ऑफ पेरिस, इसमें जितना भी फ्रेंच का एरिया वो ब्रिटिशर्स को दे दिया गया। देने के बाद अब कॉलोनी सारी ब्रिटिशर्स की हो गई है। अब ये दौर 1763 का चल रहा है। तो इसके बाद आप देखोगे 1793 में कनाडा का ये वाला जो पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट, अपर पार्ट और लोअर पार्ट, बेसिकली अब कनाडा को 2 पार्ट्स में देखा गया। ऊपर वाला जो पार्ट जहाँ पे आप देखोगे टेम्परेचर इतना, मतलब वहाँ पे रहने योग्य नहीं था, तो उसको अपर पार्ट, और लोअर पार्ट वो वाला जिसमें टेम्परेचर ठीक ठाक था, रहने योग्य था, गर्मियों में ठीक ठाक टेम्परेचर हो जाता था, रह सकते थे। तो इसकी वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ी और यूएसए के बॉर्डर के साथ यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ी। अब इन द मीन टाइम यूएसए में 1776 में आप देखोगे यूएसए आज़ाद हो गया। आज़ाद होने के बाद वहाँ पे जितने भी लोग थे जो ब्रिटिशर्स के मतलब लॉयलिस्ट थे, वो सारे भाग के कनाडा में आ गए। कनाडा में कहाँ पे आए, नोवा स्कॉशिया में आ गए, आप देखो प्रिंस एडवर्ड में आ गए और न्यू ब्रंसविक में आ गए। यहाँ पे आके उन्होंने बसना शुरू कर दिया। अब देखिए
1776 में, एक मिनट, 1776 में अमेरिका की आज़ादी के बाद वहाँ पे कुछ ब्रिटिशर्स जो थे, जो यूके के लॉयलिस्ट थे, वो कनाडा में भाग के आ गए। कनाडा में आके नोवा स्कॉशिया जो वाला पार्ट है, आप देखोगे न्यू ब्रंसविक वाला जो पार्ट है, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड का जो पार्ट है, वहाँ पे आके उन्होंने बसना शुरू कर दिया। ठीक है, चलो ये भी ठीक हो गया। अब 1793 में एक बात हुई, कनाडा का ये वाला जो पार्ट है, अपर वाला पार्ट, अपर वाले पार्ट में जो यूके की सत्ता एस्टेब्लिश हो रखी थी, इन्होंने क्या किया, स्लेवरी खत्म कर दी, स्लेवरी खत्म कर दी। लेकिन यूएसए में स्लेवरी अभी भी चल रही थी। तो स्लेवरी खत्म होने की वजह से यूएसए के बहुत से ऐसे जो स्लेव थे माइग्रेट होके अपर वाले पार्ट पे आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि उनको पता था यहाँ पे स्लेवरी खत्म कर दी गई है। तो अपर वाले पार्ट में पॉपुलेशन बढ़नी शुरू हो गई। आप देखोगे ये जो ब्रिटिश काउंसिल का ऊपर वाला जो पार्ट है, ब्रिटिश कोलंबिया का ऊपर वाला जो पार्ट है, वहां पे पॉपुलेशन बढ़नी शुरू हो गई। इसके बाद ये तो हो गया एक दौर। फिर आप देखोगे 1803 में जब नेपोलियन जो फ्रेंच था, वो गद्दी पे बैठा फ्रांस में, उसने देखा कि ब्रिटिशर्स ने उनको हराया था 7 ईयर वॉर में, जिसमें ट्रीटी ऑफ पेरिस की गई थी। और ब्रिटिशर्स ने कनाडा और अमेरिका में जितनी भी वहाँ पे छोटी छोटी कॉलोनी बना रखी थी, वो सारी हड़प ली थी। अब उसको वापस की कैसे लिया जाए? तो नेपोलियन ने सबसे पहले अब प्रोग्राम बनाया कि कनाडा पे ऊपर अटैक करके वो कॉलोनीज ब्रिटिशर्स से वापस ली जाए। तो ये फ्रेंच था। इतने में क्या हुआ, इसने यूएसए के जितने मिनिस्टर थे, क्योंकि यूएस आज़ाद हो चुका था 1800, इस डेट को यह याद हुआ था, और डेट चल रही है 1803 से लेके 1815 के बीच, ये वाली डेट चल रही है। और नेपोलियन ने यूएसए की गवर्नमेंट के साथ एक वार्तालाप करी। वार्तालाप करने की वजह से इसने बोला कि आप कुछ पार्ट यूएसए, आप उसकी टेरिटरी हड़प कर लो कनाडा की जो ब्रिटिशर्स के पास है, कुछ टेरिटरी मैं ले लूँगा जो ऑलरेडी फ्रेंच की थी, अब ब्रिटिशर्स के पास थी। तो इस तरह से अभी चीज़ें चल रही थी। तो यूएसए ने क्या किया, यूएसए ने जो यहाँ पे जितने भी ब्रिटिशर थे, कनेडियन ब्रिटिशर्स जो थे 1812 में, उनके ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया। कनाडा के बॉर्डर के ऊपर जितने ब्रिटिशर कनेडियन थे, जैसे वो क्यूबिक का वेस्ट वाला पार्ट देखोगे, या जो उसका साउथ वाला पार्ट देखोगे, अंटारियो का साउथ वाला पार्ट देखोगे, आप इधर न्यू ब्रंसविक वाला जो पार्ट देखोगे। लेकिन इसमें क्या हुआ, जो अमेरिकन्स थे वो जीत नहीं पाए। क्यों नहीं जीत पाए? क्योंकि कनाडा में जितने ब्रिटिशर्स थे वो यूके के लॉयलिस्ट निकले सारे वहाँ पे, जिसके कारण वहाँ पे कोई ऐसा डिस्प्यूट बढ़ के सामने नहीं आ पाया, जिसकी वजह से ये दोनों अमेरिका और कनाडा अलग अलग ही रहे, और बॉर्डर जो इनका था जैसे था वैसा का वैसा रहा। तो ये कहानी यहाँ पे ख़त्म होगी। यूएसए अपना बसा हुआ है, कनाडा अपना बसा हुआ है। ठीक है, 1800 आप देखोगे 12 का दौर चल रहा है, युद्ध खत्म हो गया, बाउंड्री वही है, यूएसए अपनी तरफ आ गया, कनाडा अपनी तरफ चला गया। अब इसके बाद क्या हुआ, कनाडा का जो अपर पार्ट है और ये लोअर पार्ट है, ठीक है, और अपर पार्ट और लोअर पार्ट, अब देखोगे 1830 में एक रिफॉर्मिस्ट जो थे उन्होंने कहा इन दोनों को मिला लिया जाए, दोनों को मिला लिया जाए और दोनों को मिला के एक अलग कनाडा बना दिया जाए। अब ये वर्ड जो कनाडा है, ये सबसे पहली बार इसको जब सुना गया था तो ये एक वर्ड कनाडा से निकला है, कनाडा। ये एक लोकल लैंग्वेज थी, लोकल लैंग्वेज जो यहाँ पे जो पहले लोग रहते थे, जो मैंने बताया रशिया से इधर आए थे, वो उसकी एक प्रजाति थी जिन्होंने इस एरिया को कनाडा बोला। कनाडा का मतलब होता है विलेज, उनकी लैंग्वेज में विलेज या सेटलमेंट। ठीक है, तो ये पहली बार जब वर्ड सुना गया था
तो यहाँ पे जो ब्रिटिशर लोग आए थे उन्होंने ये वर्ड बोला, और कनाडा को वो के को वो थोड़ा सा अलग तरीके से बोलते हैं, तो इसको चेंज करके ये कनाडा हो गया। ठीक है, तो इसकी वजह से ये आज हम इसको कनाडा बोलते हैं। चलो ठीक है, 1830 का दौर चल रहा है, अपर कनाडा और लोअर कनाडा को मिलाने का दौर चल गया कि अब इन दोनों को मिला दिया जाए। ठीक है, लेकिन इन द मीन टाइम क्या हुआ, 1837 में, 38 में, इस दौरान आर्म्ड रिबेलियन हो गया कि भाई कनाडा को मिलाना नहीं है, अपर और लोअर को नहीं मिलाना है। लेकिन जैसे आपने देखा होगा 1857 में हमारे इंडिया में भी एक रेवोल्यूशन हुई थी, छोटी रेवोल्यूशन जिसे बोला जाता है, जिसमें सत्ता को उखाड़ने के बारे में बातें हुई थी। उसी तरह से ये ब्रिटिशर्स को यहाँ पे सत्ता पे स्थापित किया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कनाडा को मिलाया ना जाए। यूके जो अपर पार्ट है, लोअर पार्ट है, वो अपने तरीके से अलग अलग रहें। तो ये थोड़ा सा दौर इस तरह से था, लेकिन 1840 में ये मिला दिया गया कनाडा का अपर पार्ट और लोअर पार्ट मिला दिया गया। अब मिलाने से क्या हुआ, आप देखो ये अपर पार्ट है और ये लोअर पार्ट है कनाडा का। ये वो वाला पार्ट है अपर और लोअर जिसमें सिर्फ और सिर्फ 4 प्रोविंसेस आती हैं आज की। तो ये जब मिलाया गया तो ये 4 प्रोविंसेस कौन थी, बेसिकली आगे वाला ये वाला जो कनाडा था इसमें कोई नहीं था, इसमें ना तो ब्रिटिशर्स थे और ना ही आप देखोगे फ्रेंच थे, लेकिन ये कुछ कुछ एरिया इस तरह का था, स्पेन के पास था, कुछ एरिया इंग्लिश पीपल के पास था। यहाँ पे इंग्लिश पीपल जो रह रहे थे वो अपने इंडिपेंडेंट रह रहे थे, लेकिन यूके का उनको समर्थन था। यहाँ पे कुछ लोग रह रहे थे, उनका स्पेन का समर्थन था। तो ये वाला जो पार्ट है कनाडा का अपर और लोअर, इसमें 4 प्रोविंसेस आती थी। 4 प्रोविंसेस कौन कौन सी आप देखोगे, नोवा स्कॉशिया, और इसके साथ आप देखोगे जो बाकी न्यू ब्रेंसविक हो गया, ये वाला पार्ट आप देखोगे, और इसके साथ क्यूबिक वाला जो पार्ट देखोगे, ओंटारियो वाला पार्ट देखोगे। ये 4 जो प्रोविंसेस थी यही अपर और लोअर कनाडा बनाता था, और कनाडा का मतलब सिर्फ ये 4 प्रोविंसेस थी। कब, 1847-48 के दौरान। अब देखो जब ये बनाई गई, अब इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया। रिकॉग्नाइज कब किया, 1867 में। किसने, यूके ने रिकॉग्नाइज कर दिया। कोई बात नहीं, आप इंडिपेंडेंट रहो आप, लेकिन आपके यहाँ पे जितने भी लॉ होंगे यूके पार्लियामेंट बनाएगा, लेकिन आप मिलजुल के काम करो। 4 प्रोविंसेस मिल गई, उसको कनाडा बोल दिया, यूके ने रिकॉग्नाइज कर दिया 1867 में इसको, और ये बोल दिया आपकी पार्लियामेंट खुद की नहीं होगी, कोई भी लॉ बनाएंगे हम यूके पार्लियामेंट, लेकिन बनेगा आपके लिए। तो इस तरह से चीजें हुई। अब देखिए 4 प्रोविंसेस जुड़ गई हैं, 4 प्रोविंसेस ने जुड़ के क्या कर लिया, कनाडा बना लिया, लेकिन लॉ अभी भी नहीं बना पाए वो। तो लॉ कब बनाना इन्होंने शुरू किया, इसके रिगार्डिंग छोटी सी आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी इससे रिलेटेड। जो हिस्ट्री ये कहती है कि कब इसका ये दौर आया, कब हमने ये चीज़ें पढ़नी शुरू की, कि ये जो आप देखोगे इसके रिगार्डिंग 3 डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो हमें ये बताती है कि इसका जो दौर था वो अपने आप में इसकी हिस्ट्री बताता है कि एक वेल सेटल्ड जो चीज़ें हुई। तो उसके बारे में अपने चर्चा कर लेते हैं। तो कनाडा के बारे में 3 चीज़ें, 3 डेट्स, 4 प्रोविंसेस। ठीक है, सबसे पहले कन्फेडरेशन 1867। इसमें क्या हुआ, 4 प्रोविंसेस बना दी जोड़ के। ठीक है, अपर एंड लोअर बना दिया, रिकॉग्नाइज्ड कर दिया यूके ने। यूके क्या करेगा, अब यूके ये बोलेगा, ये 1 जुलाई 1867 में किया गया था। अब 1 जुलाई को कनाडा डे मनाया जाता है इसी की वजह से कि ये प्रोविंसेस यूनाइट हुई थी। अब यूनाइट होगी, अब इनको थोड़ी मोटी इंडिपेंडेंस मिल गई। अब इसके बाद आप देखोगे दौर आया 1931 का। ठीक है, 1931 में क्या हुआ, एक एक्ट बनाया गया, स्टैट्यूट ऑफ वेस्टमिनिस्टर। इसके तहत अब जो पार्लियामेंट कनाडा की होगी वो इससे रिलेटेड सारे लॉ बनाएगी। अब कनाडा का जो पार्ट है बढ़ गया है,
1867 टू 1931 तक कनाडा का काफ़ी पार्ट बढ़ गया था, क्योंकि कन्फिड्रेशन यहाँ पे बन गई थी, ये कन्फिड्रेशन यहाँ पे बन गई थी, 4 प्रोविंसेस की सही ठीक ठाक चल रही थी। इसके साथ प्रोविंसेस जुड़नी शुरू हो गई। जुड़ने के बाद 1931 तक काफ़ी प्रोविंसेस इसके साथ जुड़ गई थी। 1931 में यूके ने समझा यहाँ पे लॉ बनाना, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुकी थी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले का दौर था, तो कनाडा ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूके का ठीक ठाक साथ दिया, देने का श्रेय इनको जाता है। उसके बाद इनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करना था, तो एक स्टैचू ऑफ वेस्टमिनिस्टर 1931 में आया, 11 दिसंबर 1931 में इसने क्या किया, इसने अब पार्लियामेंट जो था कनाडा का वो बनाया गया। इसके तहत वो खुद अपना लॉ बनाएंगे। अगर ये ब्रिटिशर्स को बोलेंगे कि उनको लॉ चाहिए तो ये ब्रिटिशर उनके लिए लॉ बना देंगे, लेकिन इंडिपेंडेंटली यूके अगर इनको इंडिपेंडेंट कर दिया कि आप अपना लॉ बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, थोड़े मोटे लॉ अपने बना सकते हो। तो बेसिकली पार्शियल जो इंडिपेंडेंट दे दी स्टैचू ऑफ वेस्टमिनिस्टर ने। उसके बाद आप देखो 1982 में क्या हुआ, एक 17 अप्रैल में 1982 में फुल इंडिपेंडेंट कनाडा को कर दिया गया। इसमें आप देखोगे, अब जो सारा कनाडा जो आप देखते हो, ये सारा इंडिपेंडेंट 1982 में किया गया। अब ये क्योंकि इस दौरान ही हमने कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था 1982 में। इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, क्योंकि 1867 में एक एक्ट बनाया गया था जिसके तहत यूके के पास पावर थी, यूके पार्लियामेंट के पास पावर थी, वो ऐसे लॉ बना सकते हैं कनाडा के लिए। अब इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, इसका पहले नाम था नॉर्थ अमेरिका, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट। अब इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, कैनेडियन एक्ट 1867। एक तो काम ये कर दिया, अब ये कनाडा का एक्ट है, और एक कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया 1982। अब सारी चीज़ें जो यहाँ पे थी उसको सबको इसमें चेंज कर दिया। तो अब सिर्फ एक ही एक्ट आपने पढ़ना है, वो क्या, 1982। लेकिन प्रोविज़न है 1867 के जितने भी हैं आपको इसके साथ पढ़ने हैं, ठीक है, 1867 के, क्योंकि ये भी अब कनाडा का है और ये भी अब कनाडा का है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब आप देखोगे कनाडा का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें 3 चीज़ें आप देखोगे। एक मोनार्क यूके की तरह, हमने उनके रानी को अपने यहाँ पे, या राजा को यहाँ पे अपने आप को क्या कर लिया, एज अ प्रेसिडेंट की तरह उसको देखा। उसके बाद गवर्नर जनरल की पोस्ट, तीसरी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट, क्योंकि ये सिर्फ नॉमिनल हेड बनाया गया। इसको गवर्नर जनरल इसी को रिप्रेजेंट करता है, पूरे कनाडा का फेडरल, जिस तरह से इंडिया में प्रेसिडेंट है उसी तरह गवर्नर जनरल प्रेसिडेंट की तरह काम करता है। और पीएम ये एक्चुअल में लेजिस्लेटिव हेड है, और ये क्या है, एग्जीक्यूटिव हेड है। तो इस तरह से काम शुरू हुआ, और कनाडा को पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की रिकॉग्नाइज्ड किया गया 1982 के एक्ट के अधीन, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट, ठीक है जी। अब आपने देखा कनाडा पूरा प्रोविंसेस हैं, 1 प्रोविंस, 2 प्रोविंस, 3 प्रोविंस, 4, 5, 6, तो हर प्रोविंस में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा, जो किसका नुमाइंदगा होगा, वो गवर्नर जनरल का नुमाइंदगी करेगा, ठीक है, उसका एजेंट होगा। इसके साथ जो टेरिटरी है, अब देखिए 10 तो प्रोविंसेस हैं कनाडा में और 3 टेरिटरी हैं, तो ये 3 टेरिटरी सीधा कौन, पार्लियामेंट, फेडरल गवर्नमेंट खुद संभालती है, ठीक है। लेकिन ये 10 प्रोविंसेस अपने आप में सक्षम है, अपने लेजिस्लेटिव प्रोसेस, अपने लॉ बना सकती हैं।
तो लेकिन वहाँ का जो हेड होता है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, लेकिन ये 3 टेरिटरी है, यहाँ का हेड होगा कमिश्नर। ठीक है, तो इस तरह से हमने कनाडा का जो ऑलरेडी जो ये प्रोविज़न हमने देखा बनाया गया है, इस तरह से देखा है। अब छोटी छोटी कनाडा से रिलेटेड चीज़ें आप और देख लो। कनाडा सेकंड जो बिगेस्ट आप देखोगे कंट्री है आफ्टर रशिया। उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट कंट्री आप देख सकते हो, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है इसकी, और लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर है इसका, और 4 करोड़ के करीब करीब 4 करोड़ से कम है इसकी पॉपुलेशन है। ठीक है, और 37th नंबर पे पॉपुलेशन आती है पूरे इसकी वर्ल्ड में, 37th नंबर पे, और इसकी कैपिटल ऑटवा, ऑटवा कैपिटल है इसकी, और 3 लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिटन एरिया है इसके, मेट्रोपॉलिटन एरिया टोरंटो हो गया, वैंकूवर हो गया, और तीसरा इसका एरिया मॉन्ट्रियल। ठीक है, तो ये 3 आप देखोगे। हर प्रोविंस का अपना फ्लैग है, अपने लॉ है, और अपना लेजिस्लेचर है, और अपने आप में वो इंडिपेंडेंट है, अपने काम वो खुद कर सकते हैं, लॉ बना सकते हैं। लेकिन सटन चीज़ें इस तरह से हैं जो आप देखोगे इनके जो कॉन्स्टिट्यूशन जो 1982 में बनाया गया है, उसमें अगर अमेंडमेंट करनी है तो अकेला फेडरल गवर्नमेंट नहीं कर सकती, ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट अकेली कर सकती, दोनों को मिलके करनी होती है अमेंडमेंट। तो इस कारण ये हमारे इंडिया के जो फेडरेशन का, फेडरलिज्म का जो सिस्टम है उससे बिल्कुल अलग है। यहाँ पे प्रोविंसेस के पास पावर, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर उसका थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में यूनिटरी प्रोसीजर है, यहाँ पे यूनियन है जो वो ज़्यादा जो है आप देखोगे ताकतवर है, लेकिन कनाडा में ऐसा नहीं है। लेकिन वहाँ पे अमेंडमेंट अगर करनी है तो दोनों को पूछ के करनी पड़ती है, लेकिन इंडिया में ऐसा प्रोसेस नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो आपको पढ़नी थी। तो थैंक यू।